अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़ आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हैं। और सर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर आफ़ियत से होंगे। तो सर, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेनेट इजलास को लेकर। तो सर, सेनेट इजलास हुआ और सेनेटर ओन अब्बास को सेनेट में पेश कर दिया गया। उनकी चेयरमैन सेनेट से मुलाकात भी हुई, लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है कि अंदर की बात क्या है? सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किए गए हैं बार-बार, लेकिन उनको पेश क्यों नहीं किया जा रहा है? और अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि जो मामला है वो तहक़ीक़ात कमेटी में चला गया। देखिए, आप फ़र्क समझें, ओन अब्बास पप्पी और एजाज़ चौधरी में फ़र्क को समझना ज़रूरी है। ओन हुँ, अब्बास पप्पी ने 9 मई के बाद 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की थी। थोड़े अरसे के लिए सियासत छोड़ने का ऐलान किया था, पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया था और 9 मई के वाक़यात की मुकम्मल मज़म्मत की थी। एजाज़ चौधरी साहब जो हैं, वो 9 मई के मरकज़ी मुल्ज़िम हैं। लिहाज़ा ओन अब्बास पप्पी के साथ तो रियासत की कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने कोई एक मतलब कोई कानून तोड़ा, उस पे उनकी गिरफ्तारी हुई, बेल हो जाएगी, प्रोडक्शन ऑर्डर हुए, वो पेश हुए। कोई इस तरह तो रियासत के वो दुश्मन के तौर पे तो नहीं देखे जाते ओन अब्बास पप्पी। एक हुँ, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि उन्होंने चौलिस्तान में हिरन का शिकार किया है। हिरन का शिकार ममनू है, कोई और 4 पर्चे भी हैं, मैंने वो देखे हैं। वो बिला इजाज़त कोई कॉर्नर मीटिंग की है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी की है, 2024 के वो पर्चे हैं। तो टेक्निकली वो उनको उस तरह पकड़ा गया और प्रोडक्शन ऑर्डर हुए पेश कर दिया क्योंकि वो उन्होंने 9 मई की मजम्मत की हुई है। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ने का भी ऐलान किया था, सियासत छोड़ने का भी ऐलान किया था। बाद में वो रियासत की मर्जी से दोबारा तहरीक इंसाफ की सियासत भी उन्होंने शुरू की और रियासत की आशीर्वाद से ही उन्होंने सब किया। लिहाजा उनके प्रोडक्शन ऑर्डर पे रियासत को क्या एतराज है, एस्टेब्लिशमेंट को क्या एतराज? वो तो एस्टेब्लिशमेंट के गुड बॉय के तौर पे देखे जाते हैं, जिन्होंने 9 मई की मज़म्मत की और 9 मई को वो रियासत के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए। एजाज चोई साहब तो रियासत के दुश्मन के तौर पे देखे जाते हैं। वो कोर कमांडर के घर पे हमले में शरीक थे। उनकी ऑडियो कॉल्स हैं कि हमने कोर कमांडर का घर रैंसैक कर दिया है और फिर वो लीड कर रहे थे। वो मरकज़ी मुल्ज़िम के तौर पे 9 मई के देखे जाते हैं। साबित होता है या नहीं होता? अभी वो कहते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाली बात है। आप कहेंगे जी अभी तक साबित तो नहीं हुआ, लेकिन हुँ, रियासत का मुकदमा तो यही है ना कि वो मरकज़ी मुल्ज़िम है। ठीक है ना? तो मेरे ख़्याल में जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ऑन अब्बास पप्पी के प्रोडक्शन ऑर्डर पे क्यों अमल हो गया है और एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर क्यों क्यों अमल नहीं हुआ, वो 9 मई को अपने सामने रखें और ऑन अब्बास पप्पी की आर्काइव में से वो वीडियो निकाल कर सुनें। जिसमें उन्होंने 9 मई की मज़म्मत की थी और पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया था। बादशाह जब हालात नॉर्मल हुए, इलेक्शन हुए, उसके बाद वो दोबारा आहिस्ता-आहिस्ता एक्टिव हुए, जिस पर रियासत को कोई इतराज़ नहीं है और रियासत उनको अपने दुश्मन के तौर पे नहीं देखती है, मुफ़ाहमती आदमी के तौर पे देखती है। उनकी तकरीरों पे ना जाएँ, उनके अमल पर जाएँ और दूसरी तरफ एजाज़ चौधरी साहब है, उनको रियासत अपने दुश्मन की तौर पे देखती है। तो ये फ़र्क अगर आप सामने रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि प्रोडक्शन देखिए प्रोडक्शन ऑर्डर तो स्पीकर कौमी असेंबली सरदार एयाज सादिक ने भी पीटीआई के 7 लोगों के जारी किए। अगले दिन सारे के सारे ऐवान में पेश हो गए थे ना, प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल हो गए थे, क्योंकि उनमें से कोई भी 9 मई का मुल्ज़िम नहीं था। बल्कि कौमी असेंबली में पुलिस घुसी तो सरदार एयाज सादिक ने ऐसी-तैसी भेज दी इस्लामाबाद पुलिस की। माफिया मंगवानी शुरू कर दी, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए, सारों ने एयाज सादिक की वाह-वाह की। औरंगाबाद पप्पी हो और कोई लोग हों, अगर कोई सेनेट का रुकन, कोई कौमी असेंबली का रुकन गिरफ्तार होगा, उसका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होगा, अगले दिन उसको असेंबली में भी या ईवान में पेश किया जाएगा। मसला सिर्फ 9 मई के मुल्ज़मान का है और किसी का कोई मसला नहीं है। बाकी तो सब कानून के मुताबिक 9 मई के मुल्ज़मान के हवाले से रियासत की एक अपनी राय है, रियासत की एक अपनी सोच है, रियासत समझती है इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। रियासत का ख़्याल है अब भी अगर आईनी बेंच इजाज़त दे तो वो इनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ले जाए। रियासत इनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाज़ा मैं समझता हूँ जब तक आप ये फ़र्क नहीं समझेंगे, आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर्स का फ़र्क भी समझ नहीं आएगा।
सर फिर हमने देखा कि आज सेनेटर शहरी रहमान और शिबली फराज भी आमने सामने आ गए। फिर हमने देखा कि ये रिमार्क्स भी दिए गए कि खान साहब में अकड़ है, वो अब जेल में है, तो वो अपनी इस अकड़ पर गौर करें। फिर शिबली फराज ने कहा कि हमारे साथ तो गलत हो रहा है। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? ओवरऑल एक हमने देखा कि विक्टिम कार्ड की कोशिश की गई। देखिए, पीपल्स पार्टी तो गुड बॉय बनकर खेल रही है सेनेट में, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक भी गुड बॉय बनकर खेल रहे हैं। जितने हम्म। अच्छे जज्बात आज यूसुफ रजा गिलानी के लिए थे, 2 महीने पहले जब याद सादिक ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए तो इसी तरह याद सादिक की भी तारीफें की जा रही थी। लेकिन हम्म। लोग भूल जाते हैं ना, जब असद कैसर स्पीकर था, शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाते थे? नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते थे? नहीं। ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते थे? नहीं। एहसन इकबाल के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते थे? नहीं। तो खुद असद कैसर साहब जो है वो किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे? आज जो वो मुतालबा कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑर्डर्स का, तो ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करने का रुझान भी तो पीटीआई ने शुरू किया ना। क्या हम्म। सादिक संजरानी भी नहीं जारी करते थे और असद कैसर भी नहीं जारी करते थे। अब जो रवाज वो डाल गए हैं, वो रवाज अभी तक मौजूद है और तहरीक इंसाफ को समझ होनी चाहिए कि जब वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी करते थे, तो आज मांगते किस मुंह से हैं? जरा असद कैसर साहब अपनी वो रूलिंग्स निकाले ना, जिसमें वो प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी करते थे और लोगों को नहीं आने देते थे, तो फिर सबको समझ आ जाएगी। जहां तक मामला इस्तेकाक कमेटी में जाने का है, तो प्रिविलेज कमेटी में जरूर चला गया मामला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे आगे वो कहीं जाएगा। ये मामला दब जाएगा। सर आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक के जानिब। तो 31 मार्च तक की डेडलाइन दे दी गई है तमाम गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को और गैर मुल्कियों को कि पाकिस्तान की सरजमीन छोड़कर चले जाएं। और कहा गया है कि अगर वो 31 मार्च तक छोड़कर नहीं जाते तो सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? डेडलाइन पर डेडलाइन और फिर आखिर एंड पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पहली डेडलाइंस के नतीजे में 8.5 लाख अफगानी वापस गए हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि उन डेडलाइंस के नतीजे में कुछ हुआ नहीं है। हम्म। 8.5 लाख अफगानी वापस गए हैं, ये जरूर है कि बट अफगानी 40 लाख हैं, तो 8 लाख जाने के बाद भी 32 लाख मौजूद हैं। उनकी इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर है कि 8 लाख जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब सबको डेडलाइन दे दी गई है और एक ग्रैंड फौजी ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, जो अफगानियों को पकड़ पकड़ कर ट्रकों में बिठाकर अफगानिस्तान की तरफ धकेल के आएगा। इनको उठा के इनके जो घर हैं वो गिरा दिए जाएंगे रेफ्यूजी कैंप्स में, खत्म कर दिए जाएंगे रेफ्यूजी कैंप्स, और इनको उठा उठा के अफगानिस्तान फेंक के आया जाएगा। इनको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, जिस तरह अमेरिका में नहीं। अभी एक पाकिस्तानी जो डॉक्टर है, जो वो मोहम्मद रिजवी, जिसको डैलस से डिपोर्ट किया है, कि वो उसका सड़क पे वो जा रहा था तो उससे खड़े होकर पुलिस वाले ने उसकी आईडी पूछी, उसके पास आईडी नहीं थी, उन्होंने पकड़ के डिपोर्ट कर दिया है। अफगानियों के साथ भी ऐसे ही होगा, दुकानों में घरों में छापे मारे जाएंगे, हर जगह छापे मार के जो इसके पास आईडी नहीं होगी उसको पकड़ के अफगानिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। ये 32 लाख अफगानी हमने इस मुल्क से निकालने हैं, इसका फैसला रियासत ने कर लिया है। और जैसे भी निकालने हैं, लेकिन इनको निकाले बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता। इसी तरह एक और ऑपरेशन की भी तैयारी हो रही है कि बहुत सारे अफगानियों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल कर लिए हैं, उन सब की हम्म। भी ट्रैकिंग शुरू हो रही है और उनके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे। आपको याद है शारजा में एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ था, जिसमें अफगानियों ने पाकिस्तानियों के साथ लड़ाई की थी, लेकिन जी जी। बाद में जिन अफगानियों ने लड़ाई की, उनके बाद भी पाकिस्तानी पासपोर्ट ही निकल आए और यूए की गवर्नमेंट परेशान हो गई कि पाकिस्तानी पाकिस्तानियों से लड़ रहे थे, इनमें से किसी के पास अफगानी पासपोर्ट तो है ही नहीं। तो उन सब के पासपोर्ट भी कैंसिल करके उन हुकूमतों को कहा जाएगा कि ये अब हमारे शहरी नहीं है, इनको, ये अफगानी है, इनको डिपोर्ट कर दिया जाए, उनकी शहरियत खत्म कर दी जाएगी, उनके पासपोर्ट खत्म कर दिए जाएंगे, रिन्यू नहीं किए जाएंगे, ब्लॉक कर दिए जाएंगे, वो ट्रैवल ही नहीं कर सकेंगे। तो एक ग्रैंड ऑपरेशन अगेंस्ट अफगानिस्तान, जो अफगान नेशनल है, अफगान ओरिजिन कार्ड वाले हैं और दूसरे, अब बन रहा है और हिकमत अमली बन रही है। जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं वहां से लोगों को ट्रकों पर लाद के अफगानिस्तान भेजा जाएगा और एयरलिफ्ट भी किया जाएगा और हर तरह उनको वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। सर आखिर में बात करेंगे सीएम केपी को लेकर। तो हमने देखा कि सीएम केपी ने जो मौलाना साहब से रिलेटेड बात की है, दिलचस्प बात है। इसके क्या सर इफेक्ट्स होंगे, क्या असरात सामने आएंगे? और ये जो अपोजिशन अलायंस की बात होती है कि तमाम जमातें मिलकर ईद के बाद एहतजाज शुरू करेंगी, तो इस तरह के रिमार्क्स जब सामने आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है आगे क्या होगा?
देखिए, इमरान खान का गंडापुर को पैगाम था कि एक तो आप फजलुर रहमान के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, और दूसरा आपने जो पहले बातें की हैं उस पर फजलुर रहमान से जाके माफी मांगे, और आप फजलुर रहमान को मिलने जाएं और आगे इकट्ठे चलने की यकीन दहानी कराएं। और इमरान खान ने जब ये पैगाम दिया तो बजाय इसके कि गंडापुर फजलुर रहमान के लिए नरम रवैया रखते, उन्होंने फजलुर रहमान के खिलाफ एक और स्टेटमेंट डाल दिया है। इसका मतलब है गंडापुर फजलुर रहमान से सुलह करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर वो गंडापुर फजलुर रहमान से सुलह करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर केपी में फजलुर रहमान के लिए कुछ स्पेस भी नहीं है। अब यहाँ तो पीटीआई अपना सीएम चेंज करे, या फिर मेरा मतलब है कि फजलुर रहमान के लिए केपी में कोई जगह नहीं है। मेरे ख्याल में ग्रैंड अलायंस गंडापुर के होते हुए तो नहीं बन सकता। इस वक्त ग्रैंड अलायंस की राह में सबसे बड़ी रुकावट गंडापुर है, सीएम केपी। क्योंकि फजलुर रहमान गंडापुर के होते हुए ग्रैंड अलायंस लेकर नहीं चल सकते। अगर केपी से कोई एक्टिविटी फजलुर रहमान ने भी अपने बंदे निकालने हैं तो सीएम केपी के नीचे तो नहीं निकाल सकते। तो यहाँ तो पीटीआई सीएम चेंज करेगी, यहाँ ग्रैंड अलायंस नहीं होगी। तो सर आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह हमने देखा कि सदारत केपी की लेकर जुनैद अकबर को दे दी गई, तो अब क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में क्या ऐसा हो सकता है कि सीएम केपी को हटा दिया जाएगा? अगर ये कोशिश की जाएगी तो अगला सीएम इमरान खान की मर्जी का नहीं आएगा, हम्म। पीटीआई से तो आएगा, लेकिन जिस तरह हमने आजाद कश्मीर में देखा है, गिलगित में देखा है, आजाद कश्मीर में वजीर आजम तो पीटीआई का है लेकिन वो इमरान खान का नहीं। गिलगित बल्तिस्तान का सीएम पीटीआई से तो है लेकिन इमरान खान का नहीं है। हमने आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हट गया, नया प्राइम मिनिस्टर उनका तो नहीं है। इस तरह मैं ये तो कहता हूँ कि केपी में सीएम हो सकता है पीटीआई का है, लेकिन वो इमरान खान का नहीं हो। ठीक हो गया। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।